तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, और ये हमारा बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर। टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट की 3-3 यूनिट जो सिलेबस है वो मैं आपको फिनिश करा चुका हूँ, और उसके जो प्रॉपर जो नोट्स हैं, अच्छी क्वालिटी के नोट्स, वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ टेलीग्राम पे। तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और ज़्यादातर लोगों के पास तो होंगे ही, लेकिन जिन्होंने नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो भी जाके कर लेना। बाकी के जो 2-2 यूनिट बचे हैं वो हमारे सितंबर के एंड तक जो है हो जाएंगे, यानी आपके एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले हो जाएंगे। तो अब समय आ गया है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इसके अलावा अगर आप देखते भी हो कहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो आज आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के। तो यहाँ पे मैं आपको यूनिट वाइज नहीं दूंगा कि मैं आपको हर यूनिट के हिसाब से मैं जो आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपको टोटल क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, तो इसे पास करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना, और पूरी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप केवल क्वेश्चन को नोट करके या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप अगर जाके रटने लग जाओगे, ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं जो मैं बेनिफिट आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इस सब्जेक्ट को पास करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके कई सारे रीजन्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहना, और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ ये सारे कर लेना आप, इनमें से कोई मत छोड़ना। इसके अलावा जो आप पढ़ना चाह रहे हैं अलग से, तो वो आप जाके पढ़ सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको वो सारे आपको करने हैं। यहाँ मैं आपको 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के ये मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं, जैसे किसी में क्या है, हमारे 15-15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 नंबर के, 5 नंबर के नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को देखते रहना। और बाकी कुछ जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे 7 नंबर के पूछे जाते हैं, वहाँ 2 नंबर के नहीं पूछे जाते। इसलिए क्या है, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी रहती हैं तो सब में अलग अलग सिस्टम रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है उनमें क्या है, 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं। इसलिए क्या है, जो फॉर्मेट रहेगा हमारा क्वेश्चंस का वो इसी तरह से रहेगा, लेकिन उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि उनको तैयारी किस तरीके से करनी है, जिनके में केवल 15-15 नंबर के या बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसलिए वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, वैसे तो मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मिले नहीं मुझे, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो ऑनलाइन पेपर हो रहे थे और ऑफलाइन अभी लास्ट ईयर ही हुए हैं, तो 7 सेमेस्टर के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग जगह से जो है काफ़ी डेटा इकट्ठा किया, और उसके हिसाब से जो है मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ पे बना के रख दिए हैं। तो अगर आप इन्हें कर लोगे तो आप श्योरली जो है 60 से 70% क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते जाते हैं, इसलिए वीडियो को जो है ध्यान से देखना। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से, जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। जो पूरी सब्जेक्ट है तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर से। तो मैंने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आ सकें वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे दे दिए आपको। लगभग 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। अगर आप इन्हें कर लोगे तो 1-2 क्वेश्चन ही होंगे जो आउट जाएंगे, क्योंकि हर बार जो पेपर का जो पैटर्न बनता है तो उसमें 1-2-4 क्वेश्चन तो उसमें नए जोड़ दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार पिछले साल के क्वेश्चन को उठा के डालते हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसमें नए ऐड किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी में से आ जाएंगे आपके। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप रट मारना अच्छे तरीके से। 2 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको जो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितना लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो लिखने की लिमिट है वो आपकी 50 से 60 वर्ड्स की है, यानी 50 से 60 वर्ड्स का आप जो आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा आपको ज़्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा लिख दोगे, 2-2 पेज में लिख दोगे, तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, और जितना लिखना चाहिए था नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। नंबर आपको 2 ही मिलेंगे, चाहे आप 10 पेज का लिख दोगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। इसलिए आप कोशिश किया करो कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही आप लिखने की कोशिश किया करो। इससे क्या आपका जो काफ़ी टाइम है वो आपका बच जाया करेगा। तो 50 से 60 वर्ड क्या मैक्सिमम होते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आप इतना लिख दो, लगभग आपका आधा पेज बच जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो इनमें बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। इसमें बस जो है हमारा जो हर चैप्टर है उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन में क्या रहता है कि बस डेफिनेशंस आती हैं। तो डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे हमारा एक्सप्लेन द टर्म क्रोमोफोर और ऑक्जोक्रोम, तो क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्जोक्रोम क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने क्या आपको शुरुआत में ही पढ़ाई थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। छोटे छोटे से मतलब 1 पेज के नोट्स मैंने आपको दिए थे क्रोमोफोर और ऑक्जोक्रोम के, तो जाके उन्हें रट मारना, बस डेफिनेशन आप कर लेना। 2-2 नंबर में क्या डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया 2 नंबर का। दूसरा हमारा इसी में से आ जाता है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट।
तो मैंने आपको क्या है जो ऑक्जोक्रोम और जो क्रोमोफोर वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, केमिकल शिफ्ट पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चार्ट बताया था इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का मैंने चार्ट बताया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होती है, नीचे की तरफ आती है तो हमारी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होती है, साइड में इधर की तरफ जाती है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, और अगर लेफ्ट में जाती है तो हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है, ठीक है। तो जो इसमें हमारी बेथोक्रोमिक जो राइट साइड में जा रही है और जो हमारी लेफ्ट साइड में जा रही है तो हमारी ब्लू शिफ्ट होगी, ठीक है, और जो हमारी राइट साइड में जा रही है तो हमारी रेड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो इनके आपको क्या है, बेसिकली आपको बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना है, बस दो दो चार चार लाइन का आप लिख दोगे इनके बारे में। तो जो हमारी रेड शिफ्ट होती है इसे हम क्या है बेथोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी ब्लू शिफ्ट होती है तो उसे हम जो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्जोक्रोम और जो क्रोमोफोर वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई थी, तो जाके आप देख लेना, नोट्स खोल को देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कर्वेचर। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और वो जब नीचे आते हैं तो उसमें हमारी अलग अलग स्टेट होती है, जैसे सिंगलेट, ठीक है, डबलेट, ट्रिपलेट, ठीक है। तो उसमें क्या है जो इलेक्ट्रॉन है जो वापस से जब ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो क्या अलग अलग स्टेट से होते हुए आता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कर्वेचर क्या होता है और एक्सटर्नल कर्वेचर क्या होता है, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख लेना। थोड़ा थोड़ा सा है, बिल्कुल आपको चार चार पाँच पाँच लाइन लिखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप जो है याद कर लोगे और आपको इन्हें रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपका पहले से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपसे जो शॉर्ट नोट वगैरह पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपली हमारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन रहते हैं तो उसमें सैम्पल सेल्स के बारे में पूछ लेंगे, कितने टाइप की सैम्पल सेल्स रहती हैं या फिर सैम्पल सेल्स क्या होती हैं, तो आप चार पाँच लाइन उसमें लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। वेवलेंथ सिलेक्टर्स है ना, और एक हमारा सिलिकॉन फोटोडायोड, तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है, तो बस आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपको काफ़ी सारी डेफिनेशन जरूर याद करनी है 2 नंबर में, जैसे हमारी फ्लोरोमेट्री क्या होती है ना, इसके अलावा जो फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, जाके वीडियो देख लेना, सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से बताया है। तो दोनों की जो डेफिनेशन है वो आप याद कर लेना। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ठीक है, तो उसकी जो बेसिक जो नॉलेज होती है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो आप याद करके यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें कि रेडिएशन सोर्स क्या होते हैं, यानी कितने तरह की जो रेडिएशन हम जो यूज करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसके टाइप्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सबको एक्सप्लेन नहीं करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में बस थोड़ा थोड़ा सा लिखा जाता है, एक एक दो दो लाइन लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके टाइप्स बता देना कि कितने टाइप के रेडिएशन सोर्स होते हैं, उनके बारे में एक एक दो दो लाइन लिख देना, ठीक है, उनकी यानी कितनी वो जो फ्रीक्वेंसी की जो है UV लाइट जो वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरीके से आप जो लिख सकते हो, ठीक है। और बात करें हम कि डिटेक्टर्स कितने टाइप के यूज किए जाते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आप जो उनके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि कितने टाइप के जो डिटेक्टर्स हैं उनको आप जो यूज करते हो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री की, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इनकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, 2 नंबर में केवल आपको डेफिनेशन ही लिखनी रहती है, उनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना रहता है और ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करना रहता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 2 नंबर के की, तो हमारा वाटर है नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री, ठीक है। तो नेफेलो टर्बिडोमेट्री जो हमारा चैप्टर है, तो उसी में हमारे ये दोनों जो अलग अलग एक्सप्लेन मैंने आपको किए थे कि दोनों में क्या अंतर रहता है, तो दोनों की जो डेफिनेशंस आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, मैंने आपको बेसिक जो नोट्स है वो मैंने आपको दिए थे और मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था उसमें कि क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो जब भी कोई अननोन सैंपल होता है तो उसकी क्या है, हम जो है क्वालिटेटिव उसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी अननोन सैंपल का, और हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो बेसिकली वही हमारा क्रोमेटोग्राफी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि TLC क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो उसकी भी आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिख देनी है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो हमारा क्रोमेटोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसको भी आपको जो कंप्लीट करना है, यूनिट 3 के क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो बेसिक सा क्या है, इनमें क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दोगे, 3-3 4-4 लाइन, तो आपका जो है ये वाला 2 नंबर का पक्का हो जाएगा। RF वैल्यू क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर मैंने आपको बताया था, तो ये क्या एक तरह का फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसके बाद अपॉन में हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, ठीक है, यानी जो मोबाइल फेज है। तो इसका फॉर्मूला होता है RF इक्वल टू, क्या होता है RF इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाई सैंपल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई
मोबाइल फेज, या फिर आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख देना, तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट लिख सकते हो, मोबाइल फेज भी लिख सकते हो, ये इसका बेसिक सा इसका फॉर्मूला होता है। बाकी आपको इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप लिख दोगे ना, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ोगे तो उसी में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है। तो उसके बारे में बेसिकली 3-4 लाइन लिख दोगे तो ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आपको क्वेंचिंग क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही इसका एक पार्ट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आप जाके क्वेंचिंग क्या होती है तो उसके बारे में आप लिख देना, ठीक है। तो उसके बारे में बेसिक डेफिनेशन लिखनी है आपको, ज़्यादा उसे डिटेल में नहीं लिखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशंस, आपको कुछ और याद करनी है, ठीक है। जैसे हमारी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो इनकी डेफिनेशंस आप याद कर लेना। ये सारे आपके अभी जो नहीं कराई हैं मैंने यूनिट, बस 2 यूनिट बची हैं, तो उनमें भी हमारे कुछ टॉपिक बचे हैं, तो उनको मैं करा दूंगा, लेकिन जितने मैं करा चुका हूँ उनको आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो उनकी डेफिनेशंस आप याद कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा HETP, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस। तो ये हमारा अभी आएगा अगली वाली यूनिट में, तब मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा और इसके बारे में बेसिक डिटेल में आपको बता दूंगा। तो 2 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा एडी डिफ्यूजन क्या होता है या फिर वेंटीमीटर इक्वेशन क्या होती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये नेक्स्ट हमारे यूनिट में आएगा, यूनिट नंबर 4 में, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी में कितने टाइप के जो डिटेक्टर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप केवल डिटेक्टर्स के नाम लिखने हैं, आपको उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है उनका, उनमें केवल आपको डिटेक्टर्स के नाम लिख देने हैं, ठीक है। तो बस इतना आप 2 नंबर में कर सकते हो। बाकी अगर ऐसे बड़े में पूछा जाता है तब मैं आपको बताऊंगा, अभी 5 नंबर वाले भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या मैं बेसिक बता रहा हूँ, जिसमें आपको डेफिनेशंस लिखनी है और पॉइंट्स लिखने हैं थोड़े थोड़े। नेक्स्ट आता है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो इसे मैं आपको बताऊंगा जब आप हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ोगे अगली वाली यूनिट में, तब मैं आपको इन दोनों के बारे में समझाऊंगा। और बेसिकली मैं क्या 2 नंबर लायक तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि क्या होता है दोनों में। तो ये नॉर्मल फेज जो क्रोमेटोग्राफी होती है, तो इसमें क्या रहता है हमारा, इसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज रहता है वो हमारा पोलर रहता है, और जो हमारा मोबाइल फेज रहता है वो हमारा नॉन पोलर रहता है। रिवर्स में जैसे इसका उल्टा होता है कि जो स्टेशनरी फेज रहता है वो हमारा नॉन पोलर रहता है, और जो मोबाइल फेज रहता है वो हमारा पोलर रहता है। तो ये क्या दोनों में डिफरेंस होता है, और इन दोनों चीज़ों को आप जो इंग्लिश में लिख दोगे इस तरीके से बना के, तो आपके जो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और लास्ट हमारा आता है व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आपको लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाए थे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, पॉली एटॉमिक वाइब्रेशन, ठीक है। तो उन सभी को आपको जो है उसमें ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं लिखाया था, लेकिन 2 नंबर लायक आप उसमें से जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 2 नंबर में पूछा जाएगा, ज़्यादा आपको जो उसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, तो जाके देख लेना। 2 नंबर में आपको बस 50 से 60 वर्ड्स लिखने रहते हैं, तो आप बस इतना ही लिखना उसमें कि 50 से 60 वर्ड आपके हो जाए, आधे से 1 पेज आपका बस भरे है 2 नंबर में, आपको और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना ही सफिशियंट होता है। तो ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन क्या है इतने सफिशियंट हैं आपके लिए, और अगर आना होगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। और जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना, तो उनके अंदर क्या छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जो है इन्हीं के हिसाब से जो चीज़ें लिख सकते हो, ज़्यादा आपको जो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 2-2 नंबर में आप इतने क्वेश्चन कर लेना, तो 50 से 60% क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं हम 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें हम जो कितना लिख सकते हैं, लगभग हमारे 150 वर्ड्स तो उसमें होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन थे तो आप उसमें 50 वर्ड लिख दीजिए, काफ़ी है। 5 नंबर के क्वेश्चन में हमको लगभग 150 वर्ड या फिर उससे आप थोड़ा बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, लगभग 200 वर्ड्स तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। और उसमें लगभग आप 2 पेज भर देना, 2-3 पेज भर सकते हो आप एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना सफिशियंट रहता है। पेज भरने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप जो है अगर बहुत ज़्यादा आप डेंस लिखते हो, बहुत पास लिखते हो, तो आप 3 पेज भर दोगे, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। 3 पेज का मतलब है कि अगर आप 150 वर्ड का अगर कोई आंसर आप लिखोगे, तो मेरे हिसाब से क्या है उसमें लगभग 2 से 2.5 पेज उसमें भरे जाने चाहिए, ठीक है। अगर आप फिर भी क्लीन एंड क्लियर लिखते हो तो लगभग आपका 2.5 पेज भर जाएगा, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको जो इतना लिख देना है कि आपके 150 जो वर्ड हैं वो आपके पूरे हो जाएं, और जो आंसर है वो प्रॉपर आपका हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहली यूनिट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों को आप अच्छे से कर लेना। हालांकि पहली यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसमें से क्या 1-2 क्वेश्चन और पूछ सकते हैं 5-5 नंबर के, और एक क्या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप 4 क्वेश्चन कर लेना, तो इसमें से 5 नंबर के भी आपके फंस जाएंगे, और जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी मैं भी आपको आगे बता दूंगा। तो पहला हमारा एक्सप्लेन BL लैम्बर्ट्स लॉ आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से, तो आप इसे जरूर कर लेना। और अगर आप इसे कर लेते हो तो इसका जो फायदा है वो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, तो इसे आप कर लेना।
इसके अलावा हम बात करते हैं डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है, तो इसे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो 3 स्टेट होती हैं उसमें सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। तो ये हमारा जो टॉपिक है उसका है फ्लोरोसेंस का और फॉस्फोरेसेंस का, तो जाकर उसे देख लेना अच्छे तरीके से, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को जो अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो क्वेंचिंग क्या होती है, तो ये हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फिर हमारे साथ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो जाके उसे देख लेना, नोट्स में मैंने इसे मेंशन किया था। ठीक है, तो जाके उसे चेक कर लेना। और 5 नंबर में क्या ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये टोटल हमारे 4 क्वेश्चन है, इनमें से एक आध दो पूछ सकता है 5-5 नंबर के, लेकिन एक जो है इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी आता है जो मैं आपको लॉन्ग टाइप में अभी बता दूंगा आपको। तो ये 3-4 आप पहली यूनिट से कर लेना। बाकी हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको बताना है। हालांकि 5-5 नंबर में प्रिंसिपल वगैरह ज़्यादा पूछता है, वो एप्लीकेशंस वगैरह, तो आप प्रिंसिपल कर लेना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्या वाइब्रेशंस को अफेक्ट करते हैं, ये सब भी मैंने आपको पढ़ाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड डिटेक्टर्स इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, कोई बड़ा क्वेश्चन तो बनता नहीं है यूनिट 2 से, लेकिन क्या इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं 5-5 नंबर के। तो इसमें से क्या है, बेसिकली हमारे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं 5-5 नंबर के। तो यहाँ पे क्या है, सोर्स क्या होते हैं रेडिएशन के IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में और कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं, तो उन सब के आपको नाम लिख देने। उसके अलावा उनमें दो 4-4 पॉइंट आपको लिख देने हैं, तो आपके 2-2.5 पेज आराम से भर जाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका पूछ सकता है 5 नंबर में। और नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। तो हालांकि क्या है, जो प्रिंसिपल है या तो वो प्रिंसिपल पूछ सकता है नेफेलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री का, या फिर क्या उसके एप्लीकेशंस पूछ सकता है। तो इसके एप्लीकेशंस भी जो है कई बार क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है। तो हम क्या है, हर एप्लीकेशन जितनी भी जगह पे इसका यूज होता है, तो हम क्या है उन्हें थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन या तो साथ में ही पूछ सकता है इसके, तो आप पॉइंट बना के जो एप्लीकेशन लिख देना, या फिर क्या इनका जो बेसिक जो प्रिंसिपल रहता है दोनों का, तो ये पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, तो दोनों का आप जो है, तो आप जो ये पूरा टॉपिक है जैसे नेफेलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री, इसका प्रिंसिपल पढ़ लेना और इन दोनों के क्या एप्लीकेशन देख लेना, तो आपका जो 5 नंबर का ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे यूनिट 2 के 4-5 क्वेश्चन हमारे यूनिट 2 के हो गए और 3-4 क्वेश्चन हमारे यूनिट 1 के हो गए। तो इन दोनों को आप जो कर लेना। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसमें से क्या है छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जिसमें हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको जो 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे 5-5 नंबर के, और 5-5 नंबर के क्वेश्चन इलेक्ट्रोफोरेसिस में से ज़्यादा आते हैं। तो आप जो पूरे जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे टाइप्स या फिर मेथड्स मैं आपको बोल सकता हूँ। तो मैंने इसके 2-3 मेथड आपको पढ़ाए थे जो हमारे सिलेबस में है। एक तो हमारा जेल था, एक पेपर था हमारा, और एक हमारा कैपिलरी था। तो ये 3 मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, तीनों के डायग्राम वगैरह मैंने आपको समझाए थे। तो इन तीनों को जो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल पूछ सकता है 5 नंबर में, या फिर क्या उसके टाइप्स वगैरह पूछ सकता है ना, या फिर आपसे पूछ सकता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, या फिर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, या फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो इन सभी को क्या अलग अलग पूछ सकता है, वो एक ही बार में नहीं पूछेगा, और एक बार में पूछेगा तो हमारा 10-15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर 5-5 नंबर में इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ आएंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये हमारा 5 नंबर का हो गया। दूसरी हम बात करें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो ये हमारा 5 का हो गया। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो ये हमारा भी 5 का हो गया, है ना। इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर इसके एप्लीकेशंस पूछ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उन्हें डिस्कस करने के लिए बोल सकता है। तो इस तरीके से पूछेगा, वो पूरा का पूरा एक बार में नहीं पूछेगा। इसके अलावा इसी में से एक और बन जाता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो ये भी हमारा 5 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, और इसे क्या है ज़्यादातर चांसेज हैं कि इसे भी जो है पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में से 3 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं, आने ही आने हैं। तो आपको जो इस टॉपिक को जो अच्छे तरीके से पढ़ लेना है पूरे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में हमारा डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या रहता है। तो दोनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, दोनों का प्रिंसिपल आप पढ़ लेना, उसके एप्लीकेशन देख लेना। तो अगर दोनों में से एक आध पूछा जाता है तो एक को लिख देना, आप दोनों को पूछा जाता है 5 नंबर में तो दोनों को लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो यूनिट 3 है तो उसमें क्या है हमारे 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3-4 को आप कर लेना। चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 से क्या एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आता है, इसलिए क्या है जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का वो मैंने एक ही दिया है यहाँ पे। तो और वो हमारा इंपॉर्टेंट है, तो 5 नंबर का भी आएगा और हमारा 10 नंबर का भी एक क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा। तो 5 नंबर में ये हमारा ऑलमोस्ट आना ही आना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 90% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आना है 5 नंबर में।
तो इसमें क्या है, जो हमारी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी रहती है तो उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट यूनिट में। तो उसमें क्या है, डिटेक्टर्स कितने टाइप के यूज होते हैं तो उन सभी को जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से 5 नंबर में। एक क्वेश्चन 10 नंबर का बनेगा तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे यूनिट 5 से आते हैं हमारे 3 क्वेश्चन। तीनों को आप कर लेना क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा हमारी यूनिट 5 से, छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे। तो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। जैसे हमारा डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। तो क्या आयन एक्सचेंज प्रोसेस का मैकेनिज्म रहता है तो उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारा फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज, तो आयन एक्सचेंज का आपको मैकेनिज्म देख लेना है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग देख लेना है, और जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है तो उसका भी आपको प्रोसीजर देख लेना है। तो हमारी जो यूनिट 5 है तो ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गए हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबको आपको देख लेना है। हालांकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब आप पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे आप, तो उसमें जो प्रिंसिपल होता है बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ, तो जब 10 नंबर के लिए आप पूरा पढ़ोगे तो आपका जब 5 नंबर का जो पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है 5 नंबर के वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को जो है पढ़ोगे अच्छे तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जो हमारे 10 नंबर के रहेंगे। इनकी जो लेंथ रहती है वो 250 से 300 वर्ड्स की रहती है हमारी। तो इसमें लगभग 3 से 4 पेज आपके भरे जाने चाहिए अच्छे तरीके से, और इतना ही आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा आपको 5 से 10 पेज भरने की जरूरत नहीं है 10 नंबर के आंसर में। लगभग आपके 3 से 4 पेज भर जाएं या 4 से 5 पेज भर जाएं तो काफ़ी आपके सफिशियंट है, ठीक है। उसमें आपको डायग्राम्स वगैरह भी जरूर बनाने हैं। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट को पास कैसे करना है, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, तो हमारा यूनिट 1 से ही आता है हमारा, जिसमें हमें क्या है, एक्सप्लेन एंड डिटेल प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें पढ़नी है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ ही होता है। तो अगर आप बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ेंगे 5 नंबर में तो ये वो हमारा सेम टू सेम यहाँ पे भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप पढ़ लेना। इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेना। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको सिंगल बीम भी मिल जाएगा, डबल बीम भी मिल जाएगा। तो डबल बीम में कुछ नहीं रहता है, बस उसमें डबल बीम हमारी जाती है, कुछ हमारे उसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट होते हैं, मतलब होते वही कंपोनेंट है, बस दो होते हैं उसमें। तो वो हो जाता है हमारा डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ पे, शायद आपने अगर नोट्स वगैरह खोल के देखे हो तो वहाँ पे सिंगल भी है, डबल भी है। तो आप कोई भी पढ़ लेना दोनों में से, तो आपका काम हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप कोई भी बना देना, जरूरी नहीं है कि डबल बीम पूछा है तो डबल बीम ही बनाना जरूरी है, सिंगल भी बना देना। उसमें जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं उन सब के बारे में डिटेल लिख देना, तब भी कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट 1 से एक ही क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 4 से बनेगा, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये यूनिट 4 है, इसमें से हमारा एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें से क्या है, आपको 2 क्वेश्चन जो है तैयार करने अपने पूरे के पूरे, छोड़ना आपको नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक जरूर आएगा। तो या तो क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा, या फिर हमारा क्या है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा। तो यूनिट 4 से हमारे एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो दोनों को आप कर लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना दोनों को, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो या तो क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के, और अगर इसे नहीं पूछेगा तो फिर क्या है, जीएलसी वाला पूछेगा। तो उसमें भी आपको प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन बताना है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। तो दोनों में से एक जरूर आएगा यूनिट 4 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यूनिट 2 से भी हमारा एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें हमें क्या है, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन पढ़ना है फ्लेम फोटोमेट्री का। या फिर अगर ये नहीं आएगा तो फिर हमारा दूसरा आ जाएगा, जिसमें हमारा एक्सप्लेन प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो हमारे एक क्वेश्चन जरूर आएगा यूनिट 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन। तो या तो फ्लेम फोटोमेट्री का आ सकता है या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आ सकता है। तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो यूनिट 2 से भी हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे लास्ट हम बात करते हैं, तो इसके चांसेस कम है, ठीक है, इस लॉन्ग क्वेश्चन के, लेकिन क्या है, फिर भी आप थोड़ा सा रीड मार लेना जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि टाइम अभी सफिशिएंट है, इसलिए आप जो है ये सारे के सारे आप कवर कर सकते हो। सिलेबस भी हमारा होने को ही है, तो आपको जो सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो 4th नंबर में आप जो है 2 चीज़ जरूर पढ़ लेना, एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो दोनों के प्रिंसिपल, उनकी वर्किंग और उनकी एप्लीकेशन, दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना। तो या तो क्या है, प्रिंसिपल वगैरह आपसे पूछ लेगा 10 नंबर में कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो इनका प्रिंसिपल बताओ, वर्किंग बताओ, एप्लीकेशन बताओ। और अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी पूछ सकता है ना। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है, या फिर क्या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ सकता है, तो अगर उन दोनों को पूछा जाता है तो उन दोनों में भी सेम इन्हीं का प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है, तो अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या आप इन दोनों को कर लेना, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके। तो जो प्रिंसिपल वगैरह है तो सेम यूज होगा हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी में और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, तो इन दोनों को कर लेना। तो ये हमारे यूनिट 3 से आते हैं दोनों के दोनों टॉपिक। तो ये हो गए हमारे 10 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन सभी को आपको जरूर कर लेना है।
टोटल हमारे इसमें से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से एक यूनिट 1 से आएगा, एक यूनिट 4 से आएगा, एक यूनिट 2 से आएगा। तो सभी को आपको कर लेना है। यूनिट 3 से भी आप इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, तो आपका जो पूरा का पूरा जो 10 नंबर वाला जो पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिए और जो इंपॉर्टेंट है बस मैंने आपको वही दिए। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं और मैं आपको काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी तैयारी के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाद के लिए बैठे रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो क्या है बाद में जाके देते हैं जब एग्जाम आने वाले होते हैं। उस टाइम पे आपकी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आप पूरा का पूरा कवर करें। तो आप ये क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, और आप इन्हें डाउनलोड करके या फिर आप खुद से इन्हें नोट कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा वीडियो देखते देखते। तो इसमें यूनिट 4 और 5 बची है तो उसे भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, नोट्स आपको दे दूंगा, क्वेश्चन आपके पास हो ही जाएंगे। तो जाके तैयारी करना शुरू कर देना और अभी यूनिट 4 और 5 को छोड़ देना और जो 3 यूनिट हो गई हैं तो उनके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं उन सभी को आप अभी से तैयार करना शुरू कर देना। कुछ समझ में ना आए या फिर कुछ रह गया हो इसमें यूनिट में, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं तो उसमें अगर कोई पोर्शन रह गया हो जो नोट्स में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे खुद से ढूंढ के कर लेना। और अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट आसान क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के आसान होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक बार को थ्योरी आपको याद नहीं होती है, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं तो आप जो है डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर में हर टॉपिक में कोई ना कोई डायग्राम इस सब्जेक्ट में जरूर दिया है। तो डायग्राम होने से आपको 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो आपके पेज बहुत जल्दी भर जाते हैं और पेज मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं और भरे भरे दिखते हैं डायग्राम होने की वजह से। अगर आप डायग्राम बना देते हो तो उस पर ही आपको जो है पूरे अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। थ्योरी आपने नहीं भी लिखी हो या थोड़ी बहुत भी लिखी हो तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डायग्राम बना देते हो तो जो है आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो डायग्राम से हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। इस पूरे सब्जेक्ट में काफ़ी सारे डायग्राम दिए हैं और जिनमें नहीं दिए हैं उसमें आप खुद भी बना सकते हो अपने मन से। ये जो बेनिफिट है वो आपको इस सब्जेक्ट में मिल जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मिलते हैं अगली वीडियो में और हमारे जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।